अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी। पर आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ मेजर इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर। आपने अगर अखबार पढ़ी हो या फिर आप टॉक शो सुनते हो तो आप सुनते होंगे कुछ अजीब से वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं। एक टिपिकल वोकेबलरी होती है उनकी, वो कुछ स्पेशल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है। तो ये लगातार आपको रेगुलरली एक तरह से डेली बेसिस पे आप ये सुनते होंगे वर्ड्स। अगर आप डॉन अखबार को फॉलो करते होंगे, आपको टीचर्स भी कहते होंगे कि आपने डॉन अखबार पढ़नी है। तो जब आप डॉन अखबार पढ़ते हैं तो आपको ये कुछ तरह इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको उनका पता नहीं होता, आपको ये मालूम नहीं होते वर्ड्स। आप सुनते हैं जीडीपी का, रेमिटेंसेस का बहुत आप पिछले कुछ मंथ से सुनते होंगे। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो है अपनी हिस्टोरिक जो है हाई एक तरह से पहुंच गए हैं कि अपनी तारीख के सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कलेक्ट हो गए। उसके बाद फिस्कल ईयर का आप सुनते होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, ट्रेड डेफिसिट। तो इस तरह की वोकेबलरी इस्तेमाल की जाती है जो कि एक नए एस्पायरेंट को जो कि कोशिश करता है कि वो डॉन अखबार को पढ़े और समझे, उसके लिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ इकोनॉमिक टर्म्स कलेक्ट करके आपको समझाता हूँ कि ये आखिर टर्म्स होते क्या हैं, आपने इनको समझना कैसे है, उनका मतलब क्या होता है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है अगर आप ये चीज़ें समझना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम जीडीपी को डिस्कस करेंगे, फिर जीएनपी को, फिर ग्रोथ रेट को, और जीडीपी टू डेट रेशियो क्या होता है, जीडीपी पर कैपिटा। तो ये पहले 5 आपके जीडीपी के साथ कनेक्टेड हैं। तो जीडीपी को आज पूरा समझेंगे। फिर रिसेशन का मैं आपको बताऊंगा, रेमिटेंसेस क्या होते हैं, एफडीआई आप सुनते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर फिस्कल ईयर, इन्फ्लेशन रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस। ये 15 के 15 आपको मैं आज समझा दूंगा। फिर आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, आपने ये समझ के फिर आपने वो अप्लाई करना है। आपने कोई न्यूज़पेपर का पीस उठाना है, उसमें से फिर पढ़ना है। फिर आप अप्लाई करेंगे, समझेंगे कि आखिर आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर आपके पास कुछ और भी टर्म्स है तो आप वो बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनका ताल्लुक 4 चीज़ों से होता है। एक तो आपकी कंजम्पशन, कि लोग कितना जो है चीज़ों को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। उसके बाद एक मुल्क के अंदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। और फिर होती है कि आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है। ये एक साल की आपकी जो है इनकम बताती है कि एक मुल्क के अंदर प्रोडक्शन कितनी हो रही है। ये उस मुल्क के दायरे के अंदर, मतलब बाउंड्रीज के अंदर जो मुल्क होता है, एक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, तो उसके अंदर लोग कितना कंज्यूम करते हैं चीज़ों को। और बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, या फिर कोई नया बिजनेस खुल रहा है तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर गवर्नमेंट स्पेंड कितना कर रही है। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है। उसके ये सारी चीज़ें मिला के आपकी जीडीपी बनाई जाती है कि एक साल में इस मुल्क ने इतना प्रोड्यूस किया, इतना उसने कमा लिया। तो ये वैल्यू होता है दो चीज़ों का, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस्ड विद इन इट्स बॉर्डर्स इन अ ईयर। तो ये एक साल के अंदर जब जो हम सर्विसेज मुहैया करते हैं, जो गुड्स हम बनाते हैं, आप टेक्सटाइल में अगर आप जो है कपड़ा बनाते हैं, आप जो है एग्रीकल्चर में आप कोई फ्रूट प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सारा आपके गुड्स में आ जाता है। और जो सर्विसेज आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ से जाते हैं, आप कोई लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप एक सैलून में जाके अपने बाल बनवाते हैं, तो वो आपको सर्विसेज मुहैया करते हैं, ये आपकी सर्विसेज में काउंट हो जाती है। तो ये सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम होता है कि एक मुल्क में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, बिजनेस की चहल पहल कितनी है, कितना लोग खरीदते हैं, कितना बेचते हैं। और ये आपके इकोनॉमी की हेल्थ भी बताता है। ओवरऑल अगर आपको मैं बता दूं कि ये आपके सालाना जो कमाई है मुल्क की, उसका नाम होता है जीडीपी। तो अगर आप आगे सुने कि जीडीपी इतनी हुई है मुल्क की, तो आप समझ जाएं कि ये मुल्क की सालाना इनकम है। फिर हम जीएनपी पे अगर आए तो इसका नाम होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक से आपने ये समझना है कि ये डोमेस्टिक मतलब जो मुल्क का दायरा है उसके अंदर। वो तो नेशनल, तो ये नेशनल हो गया, आपका सिटीजन से ताल्लुक रखेगा। तो सिटीजन आपका फॉरेन जो है मुल्कों में भी रहते हैं, कोई जॉब करता है, कोई वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे जो कमाते हैं, वहाँ से कमा के
यहाँ भेजते हैं, तो वो आपका जीडीपी के साथ मिला के आपकी टोटल जीएनपी बनाई जाती है कि बाहर से जो हमारे सिटीजन्स हैं वो कितना कमा के हमें भेजते हैं। तो ये जीडीपी और रेमिटेंसेस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उन सबको मिला के एक जीएनपी काउंट की जाती है कि एक साल में पाकिस्तान के सिटीजन्स ने पूरी दुनिया में कितना कमाया। तो ये सारा जीएनपी में काउंट होता है। फिर जीडीपी की एक ग्रोथ रेट भी कैलकुलेट की जाती है हर साल, कि इस साल आपकी अगर जीडीपी जो है एक तरह से 100 बिलियन है और उसके बाद अगर वो 3% ग्रो करती है तो आपकी इकोनॉमी भी 3% ग्रो करती है। मतलब मसलन अगर ये अगले साल 103 बिलियन हो गई तो आपकी इकोनॉमी ने 3% ग्रो किया और आपकी जीडीपी ने भी 3% ग्रो किया। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जीडीपी कितनी ग्रोथ कर रही है, आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है। तो इसका इसका एक और भी होता है कि डेट टू जीडीपी रेशो भी होता है। अब डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है, देखिए जो आपका मुल्क कर्जा लेता है तो वो टोटल जो आपका नेशनल डेट होता है आपके मुल्क ने, वो जो कर्जा लिया होता है दूसरी जगहों से, जो दूसरे मुल्कों से, तो वो टोटल कर्जा आप एक साइड पर रखते हैं और एक जीडीपी आपकी एक साइड पे होती है। मसलन आपने 100 बिलियन कमाया है एक साल के अंदर और आपका कर्ज है 87%, 87 बिलियन। तो वो आपका 87 बिलियन जो है वो आपके डेट टू रेशो जो है, डेट टू जीडीपी रेशो बनेगा कि भाई हमारी जीडीपी इतनी बनी है और हमारा कर्ज इतना है, तो वो डेट में काउंट होगा कि भाई इस वक्त पाकिस्तान की 87 to 88% डेट टू जीडीपी रेशो है, जो कि बहुत हाई है, एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर जो है क्रिटिक्स जो है जीडीपी के ऊपर जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ आपकी जीडीपी के ऊपर नहीं डिपेंड करती, कि क्योंकि जो जीडीपी का ज़्यादातर ताल्लुक होता है वो आपकी पॉपुलेशन के साथ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देख लें तो इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, वहाँ पे तो 1.5 मिलियन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी होगी, ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो उनकी जीडीपी 3 ट्रिलियन तक चली जाती है, 3.5 तक होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क प्रॉस्पर है। जीडीपी से कभी आपकी प्रॉस्पेरिटी की जो है एक तरह से वो जज नहीं की जाती, वो आपकी जीडीपी पर कैपिटा से जज की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक मुल्क तो अच्छा, जीडीपी पर कैपिटा को आप कैसे जो है मालूम करते हैं, आप अपनी जीडीपी को जो है डिवाइड करते हैं उसकी पॉपुलेशन के साथ। तो एक जो है इंसान, एक जो सिटीजन है, उसके पास कितना पैसा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये डिसाइड करता है कि आपके जो मुल्क में प्रॉस्पेरिटी है, जो आपके लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ हैं उस मुल्क के, वो कैसे हैं। तो ये जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादातर जो है एक्यूरेट होता है आपकी इकोनॉमिक जो है हेल्थ को देखने में, कि आपका मुल्क कितना इकोनॉमिकली बेहतर काम कर रहा है। तो ये थे जीडीपी से। अब आते हैं रिसेशन के ऊपर। देखिए रिसेशन होता है एक तरह से अचानक से एक इकोनॉमिक कोलैप्स कह लें आप, क्योंकि इकोनॉमी अचानक से कोलैप्स कर जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, आपने सुना होगा जो है 1930s का डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। अगर कोई आईआर का स्टूडेंट है तो उसे पता होगा। तो उस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमी गिर चुकी थी, पूरी दुनिया में जो है पैसे की किल्लत आ गई थी, तो उसे कहा जाता है रिसेशन। 2008 में भी एक रिसेशन आया था, उस वक्त भी दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिर चुकी थी, इकोनॉमी गिर चुकी थी, तो उसे कहा जाता है रिसेशन, कि एक मुल्क की इकोनॉमी या पूरी दुनिया की इकोनॉमी अचानक से गिर जाती है। अब रेमिटेंसेस का आपको पता लग गया कि जो बाहर के आपके दो जो है रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं, वो बाहर से जब पैसे भेजते हैं तो वो आपके रेमिटेंसेस में काउंट होते हैं। सिटीजन्स एक कंट्री के होते हैं, कमाते कहीं और है, भेजते हैं वापस कंट्री में है। फिर एफडीआई का आप सुनते होंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत कम हो रही है। ये होता है कि जो दूसरे मुल्कों में कोई कंपनी बनाई जाती है या फिर कुछ भी फ्रेंचाइज खोली जाती है, तो वो पूरे दूसरे दूसरे मुल्क कंट्रीज तक फैल जाती है, पर वो दूसरे मुल्कों में अपनी कंपनीज लगाते हैं। जिस तरह से एप्पल की है चाइना के अंदर, या दूसरी जो मशहूर जो ब्रांड्स हैं, तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत कम है, जिसकी जिसकी वजह से हम अर्ज करते हैं कि भाई यहाँ पे भी कंपनीज आए, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें। तो इसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि अ फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई इज वेयर एन इंडिविजुअल और बिजनेस फ्रॉम वन नेशन इन्वेस्ट इन अदर। तो दूसरे कंट्रीज के जो बिजनेसमैन होते हैं या कंपनीज होती है वो आके
हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें, ये होता है FDI। अब फिस्कल ईयर क्या, इसका फिस्कल ईयर समझते हैं। फिस्कल ईयर आपका इकोनॉमिक ईयर होता है, आपके मुल्क की साल की जो प्लानिंग होती है इकोनॉमिक की, भाई हमने इतना एक्सपेंडिचर करना है, हमने जो है इतना इतना टैक्स कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कितना जनरेट करना है, वो सारी अपनी प्लानिंग जो होती है वो आपका फिस्कल ईयर होता है। एक साल के अंदर वो आपका पाकिस्तान का जून और जुलाई, जून से जो है शुरू होता है, जून 30 पे ख़त्म होता है, जुलाई 1 को आपका शुरू होता है। इन्हीं दिनों में आपकी बजट भी अनाउंस हो जाती है। तो जैसे ही बजट अनाउंस होती है उसी में आपकी प्लानिंग होती है कि आपके अगले साल की आपकी जो है टारगेट्स क्या होंगे, कैसे आप अचीव करेंगे, वो सारी प्लानिंग एक फिस्कल ईयर होता है। तो वो एक फिस्कल ईयर में आपकी फिस्कल पॉलिसी तय की जाती है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होगा। तो वो एक साल जो इकोनॉमिक ईयर होता है, या इसको बजट ईयर कहा जाता है, ये फिस्कल ईयर होता है। उसी के साथ मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी भी समझा दी। फिर होता है इन्फ्लेशन रेट। देखिए इन्फ्लेशन रेट होता है आपका महंगाई की शरह, आपने सुना होगा महंगाई की शरह। इससे क्या होता है कि जितने मुल्क की चीज़ें तो वही होती हैं, वही आपके टमाटर होते हैं, वही आपकी कुर्सियाँ होती हैं, वही आपकी कॉपीज़ अगर आप खरीदते हैं वही चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी प्राइजेस ज़्यादा हो जाती हैं। आप पैसा, आपके पास पैसा वही होता है लेकिन आपको ज़्यादा देना होता है। जैसे पेट्रोल अभी कितना महंगा हो गया, 140 तक पहुंच गया है। तो आपके पास पैसे तो वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, लेकिन आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपके पैसे की कदर गिर गई। जिस तरह से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ईरान में चले जाओ तो वो वहाँ पे आपने बहुत पैसा देना होता है, लेकिन चीज़ आप थोड़ी खरीदते हैं। तो रुपए की जब आपकी कदर गिरती है तो ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। इस वक्त पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। 2018 में 3.93 था, 19 में 6.74 हो गया, अभी हमारा 2020 में 10.74 था। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो ऑफ मनी इनटू अ कंट्री एंड आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ ईयर। अब हम ये सारी जो चीज़ें होंगी, जो अगले वाले 5 होंगे, ये अब हमारा ट्रेड के साथ होगा, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के साथ। तो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स से जब हम पैसा भेजते हैं, हम जब इम्पोर्ट करते हैं तो हमने डॉलर्स देने होते हैं, क्योंकि सारा दुनिया का ट्रेड जो होता है वो डॉलर्स में होता है। तो हम जब कोई शहर किसी और मुल्क से कुछ मंगवाते हैं, चाहे हम सऊदी अरबिया से कुछ मंगवा लें, इंग्लैंड से मंगवा लें, या किसी और मुल्क से, तो हमने पेमेंट वो डॉलर्स में करनी होती है। तो हम वो डॉलर्स देते हैं। तो ये हो गया आउटफ्लो कि हमने पैसा बाहर भेजा। फिर हम आते हैं कि हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, हमारे पास क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनको चाहिए होगी। तो हम यहाँ से जब भेजते हैं तो वो हमें डॉलर्स में पे करते हैं। तो ये एक साल के अंदर ये जो है कितना पैसा जाता है, कितना आता है, और हमने कितना कमाया। हमारी एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा होगी तो जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा, अगर नहीं तो फिर ये डेफिसिट में चला जाएगा कि भाई पैसा कम है। फिर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड कि भाई हमने इंपोर्ट्स कितनी की हैं, एक्सपोर्ट्स कितनी की हैं। जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास डॉलर्स ज़्यादा आते हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा होता है। और जब हमारे पास इंपोर्ट्स होती हैं कम, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट में चला जाता है। ये देखिए आप, ट्रेड डेफिसिट सरप्लस। तो इट सजेस्ट दैट इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट। तो हमने इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर लिए और हम एक्सपोर्ट कम जो है कर रहे हैं। हमारी चीज़ें जो बन रही हैं तो हम वो बाहर कम जो है भेज रहे हैं, और हम वहाँ से मंगवा ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने डॉलर्स पे करने होते हैं उनको। तो डॉलर्स की कमी हो जाती है। जब हमारे पास डॉलर्स की कमी होती है तो हमारे रुपए की कदर गिरती है और यहाँ पे महंगाई होती है। उसी के साथ हमारा बजट डेफिसिट है। बजट डेफिसिट का जो ताल्लुक होता है वो हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स के साथ होता है। जब हमारी बजट तय की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यूज। तो जब हम देखते हैं हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे, हमारे पास पैसा इतना है नहीं, एक साल के अंदर हम जो जितना कमाते हैं, तो एक बजट तय की जाती है कि हमने ये स्पेंड कैसे करना है, किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर, किन किन चीज़ों के अंदर हमने ये इन्वेस्ट करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे ये चीज़ें रहती हैं और ये हमारे पास पैसा है। तो जब ये एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, जब हमारे पास पैसे कम होते हैं और चीज़ें ज़्यादा बनानी होती हैं, तो वो डेफिसिट में चला जाता है कि भाई बजट डेफिसिट है। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है और चीज़ें कम करनी होती हैं तो वो सरप्लस में हो जाता है कि भाई हमारे खर्चों से ज़्यादा हमारे पास पैसे हैं। ऐसा हुआ तो नहीं है।
उसी के साथ हमारा करंट अकाउंट होता है कि आपने अगर मसलन चाइना के साथ जो है ट्रेड किया है, आपने वहाँ 100 बिलियन का कुछ जो है ट्रेड किया है, एक्सपोर्ट्स किए हैं, और वहाँ से आपने 200 की इम्पोर्ट्स कर ली, तो आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा कि भाई आपने ज़्यादा वहाँ से इम्पोर्ट कर लिया है। और इसी तरह से अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं तो आपकी करंट अकाउंट जो है सरप्लस में चला जाएगा, आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लिया है। तो ये सारा ताल्लुक आपने अब समझ लिया होगा कि इकोनॉमी कैसे चलती है आपकी। अब आप ये सारा फिर से ये जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारी समझ आएंगी। अगर आपको कुछ और समझनी है तो आप बताएं, मैं वो भी ठीक कर दूंगा आपका। अल्लाह हाफिज़।